हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 का सी पार्ट करने वाले हैं। स्वयं को समझना, पहचान का प्रभाव, स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी एंड हाउ डू वी डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ। हम कैसे अपनी पहचान का विकास करते हैं या अपनी सेल्फ का डेवलपमेंट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं यानी कि अलग अलग स्टेजेस के दौरान स्वयं की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन हम स्वयं की जो सेल्फ के हमारी डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार इसका विकास होता है और इसको प्रभावित करने वाली क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पहचान की भावना के साथ कोई भी व्यक्ति पहचान की भावना के साथ पैदा नहीं होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी बच्चा अपनी पहचान की भावना के साथ पैदा नहीं होता है। इसका निर्माण हम धीरे धीरे अपनी आगे बढ़ने वाली लाइफ में करते हैं। वी डेवलप आवर सेल्व्स एज वी ग्रो। हर इंसान अलग अलग संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अपनी फैमिली के साथ आप जुड़े हुए होते हैं, स्कूल के साथ, आपके वर्क प्लेस के साथ आप जुड़े होते हैं, सोसाइटी के साथ जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार आपके आसपास के जो लोग हैं या जिनके साथ आप बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, जिनके कांटेक्ट में आप रहते हैं, उनके आधार पर आपके स्वबोध का विकास होता है। यानी कि आप आइडेंटिटी उस हिसाब से आपकी डेवलप होती है, उनके योगदान से आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। स्वयं का निर्माण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ निर्माण से हमारा अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के बोध के साथ जन्म नहीं लेता, बल्कि वह स्वयं के भाव को अपने अनुभवों, अपने एक्सपीरियंसेस एवं संबंधों के आधार पर, अपने रिलेशनशिप्स के बेस पर स्वयं ही सर्जित करता है। यानी कि वो सेल्फ डेवलप होती है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है या सेंस ऑफ सेल्फ होती है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसके स्वबोध का भी विकास होता जाता है। सेंस ऑफ सेल्फ उसकी धीरे धीरे विकसित होती जाती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स में व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। शुरुआती दिनों में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो शुरुआती दिनों में होता है कि बच्चा अपने मदर फादर के साथ अलग अलग परिस्थितियों यानी कि अलग अलग सिचुएशन में उसके मदर फादर उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे आपका निक नेम, जिससे आपका निक नेम पड़ जाता है यूजुअली, जैसे नानू, गुड्डू, सोना, बेबी, ये अलग अलग नाम पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार से बुलाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा अपने आप से जुड़े नामों को खुद के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। जो नाम हम उसको देते हैं, जो फैमिली मेंबर्स उसको नाम देते हैं, उन नामों को वो अपने साथ जोड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो मम्मी पापा और अपने फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ जब भी शीशे में देखता है या कोई तस्वीर देखता है अपनी, तो उसे देखकर आप मदर या फादर उसको ये बताते हैं कि ये आप हो, यानी कि उसका नाम लेकर बताते हैं कि ये राहुल है, ये समृद्धि है। जैसे जैसे शिशु बोलना सीखता है वह मैं और मेरा जैसे शब्दों का संबोधन करना शुरू कर देता है। आई, मी, माई सेल्फ वर्ड्स वो यूज़ करना शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे वह समझने लगता है कि तुम और तुम्हारे जैसे शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी कि माई, मी, आई, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपने लिए। यो, योर, तुम, तुम्हारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दूसरे व्यक्तियों के साथ। बच्चे के साथ खेलते समय माता पिता उसकी बॉडी पार्ट्स
की तरफ इशारा करके उनके नामों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि हम उसको छोटी छोटी बातें, पेरेंट्स उसको छोटी छोटी बातें सिखाने लगते हैं। दिस इज़ योर आइज़, वेयर इज़ योर नोज़, आपकी नाक कहाँ है। तो इस तरह से बच्चा अपने शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको धीरे धीरे समझने लगता है और ये भी समझने लगता है कि वह दूसरों से अलग है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर हालांकि दूसरों की तरह है, लेकिन वह दूसरों से अलग है। स्वयं और बाहरी पर्यावरण के बीच अंतर करना, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सेल्फ एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। शिशुओं को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उनके जो भी वो कार्य करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा किसी खिलौने के साथ खेलता है या किसी खिलौने को छूता है तो वह खिलौना अपनी जगह से हिल जाता है, वो मूवमेंट करता है अपनी जगह से। इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस से बच्चे अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास की चीज़ों से अलग होने का एहसास होने लगता है। कारण और प्रभाव के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और बात करने के लिए सक्षम हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से बात करने लगता है सबके साथ, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के अन्य जो सदस्य होते हैं या फिर फैमिली के जो अलग मेंबर्स होते हैं, बच्चे को स्वयं के बारे में बातें करने और उनका कारण बताने के लिए वे प्रोत्साहित करते हैं। किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, किस तरह से उसको सपोर्ट करते हैं बातें बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया, या आप कैसा फील करते हो। इस प्रकार बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन को समझने में सक्षम हो जाते हैं और उनको एक्सपीरियंसेस भी मिल जाता है कि अगर उसने कोई कार्य किया है, कोई भी काम उसने किया है, तो किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से उसने ये काम किया है। और धीरे धीरे इसी प्रकार बच्चा अपने आप को परिभाषित करना सीख जाता है, जैसे आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय। नेक्स्ट इज देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करना। कंस्ट्रक्टिंग सेल्फहुड एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी थ्रू वर्बल सोशल इंटरेक्शन विद केयरगिवर्स एंड अदर्स। बच्चा अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास की चीज़ों और उसकी क्षमता, यानी कि उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसके बारे में जानकारी देने में सहायता करते हैं उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली के मेंबर्स। आसपास के लोग बच्चे की जो योग्यताएं होती हैं, जो उसकी कैपेसिटीज़ होती है, उसके बारे में भी ये रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। जैसे एक 6 ईयर के बच्चे ने अगर अपने आप से खाना खाया और खाना खाने के बाद उस प्लेस को क्लीन किया, यानी कि उस जगह को साफ किया, तो पेरेंट्स यूजुअली उसको सपोर्ट करते हैं और उसको प्रेज करते हैं कि यह एक अच्छी आदत है या आप अच्छे बच्चे हैं, इट इज़ अ गुड हैबिट और यू आर अ गुड बॉय और गुड गर्ल। इस प्रकार के जब बच्चे को प्रोत्साहन मिलते हैं, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है बच्चे को, तो बच्चों के विचारों में, यानी कि बच्चों की भावना में ये जुड़ता चला जाता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग जिसको कहा जाता है, ये बच्चों के साथ जुड़ता चला जाता है और धीरे धीरे बच्चा अपनी देखभाल करने वाले, यानी कि जो उसके केयर गिवर्स हैं और उसके आसपास जो अन्य लोग हैं, उनके साथ वर्बल सोशल इंटरेक्शन शुरू कर देता है और अपने आत्म और पहचान की भावना को निर्मित करता है, यानी कि अपनी सेल्फ की जो फीलिंग है उसको निर्मित करता है और फिर उसको धीरे धीरे विकसित करता जाता है। स्वयं बोध और पहचान की भावना विकसित करना, हर व्यक्ति की जो स्वयं बोध होता है, यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ है, आइडेंटिटी है, वो अलग अलग होती है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके अलावा हर व्यक्ति के जीन्स जो होते हैं वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है हर व्यक्ति के अंदर।
अगर आप सिर्फ जुड़वा बच्चों को छोड़ देते हो। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ डेवलप होती है या आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर फैमिली में दो बच्चे हैं, जुड़वा नहीं है, लेकिन फैमिली में दो बच्चे हैं और दोनों को एक ही प्रकार के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन फिर भी वो अब अलग अलग सेल्फ डेवलप करते हैं, अलग अलग अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन करने की क्षमता होती है किसी भी एक्सपीरियंस के लिए, वो अलग अलग होती है और हर बच्चे का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, इंट्रिंसिक एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था के दौरान पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोर अवस्था आप सभी जानते हैं, एडोलेसेंस जिस स्टेज से अभी आप गुज़र रहे हैं, आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और अभी आप किशोर अवस्था से गुज़र रहे हैं, तो आप इस अवस्था को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। किशोर अवस्था बहुत ही तेज़ी से विकास की अवस्था है, सब जानते हैं। स्पीडी डेवलपमेंट होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से ना होकर, यानी कि सीरिएशन से ना होकर एक साथ ये सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं शरीर में। किशोर अवस्था की जो पूरी अवधि है वो सभी किशोरों के लिए पहचान बनाने की एक लंबी प्रक्रिया है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है जिसमें आप अपनी सेल्फ को डेवलप करते हैं। इस प्रक्रिया में जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ आनुवांशिक चेंजेस होते हैं, हेरिडिटरी जिसको हम कहते हैं, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ सोशल और आपकी संस्कृति, यानी कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ को डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें किशोर का यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन बनाने की प्रक्रिया में किन किन कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं किशोरों की पहचान बनाने में। सबसे पहला है जैविक और शारीरिक परिवर्तन। जैविक और शारीरिक परिवर्तन यानी कि बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस। किशोर अवस्था के दौरान हर किशोर कुछ ऐसे फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस से गुजरता है जो सबके लिए समान तथा एक निश्चित क्रम में होते हैं, यानी कि हर किसी के साथ ये चीज़ें घटती हैं, हर किसी की बॉडी में ये चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस की एज में। जैसे कि ग्रोथ स्पर्ट आता है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि होती है, यानी कि लंबाई बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता जाता है, आपकी हाइट बढ़ती जाती है, आंतरिक अंगों का विकास तथा लैंगिक परिवर्तन भी होते हैं। किशोर अवस्था के शुरुआत में तेजी से शारीरिक लंबाई बढ़ती है, यानी कि आपकी हाइट तेजी से बढ़ती है। जो किशोर अवस्था के शुरुआती ईयर्स होते हैं, आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपके शरीर के अनुपात में भी चेंजेस आने लगते हैं। इसको हम ग्रोथ स्पर्ट के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौन परिपक्वता क्या होता है। यौन परिपक्वता की आयु को यौवन आरंभ कहा जाता है। द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड इज कॉल्ड प्यूबर्टी। आसान से शब्दों में कहें तो यौन परिपक्वता का तात्पर्य होता है, प्यूबर्टी का अर्थ होता है उन शारीरिक परिवर्तनों से है जिसके कारण एडोलेसेंस में प्रजनन के योग्य बन जाने, यानी कि आप किसी नए शिशु को जन्म देने के लिए या नए शिशु को डेवलप करने के लिए आपके अंदर ताकत आ जाती है। लड़कियों में यौन परिपक्वता यानी कि प्यूबर्टी की आयु जो एज है वो 11 से 13 वर्ष 11 to 13 ईयर्स है, जबकि लड़कों में ये आयु प्यूबर्टी की जो एज है वो 13 से 15 ईयर्स के बीच में होती है। 11 से 13 साल की जो उम्र होती है उसमें लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाती है, मेनार्के शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मेनार्के के नाम से जाते हैं, उसके लिए टेक्निकल वर्ड है मेनार्के। और लड़कों में प्यूबर्टी में कोई
विशिष्ट प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो एडोलेसेंस गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, उनकी लंबाई में 1 वर्ष के दौरान होने वाली अधिकतम वृद्धि यानी कि जो डेवलपमेंट है मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है हाइट का, वो भी प्यूबर्टी एज में ही माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस अवस्था के दौरान। जैसे लड़कों में आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है, पूरी बॉडी में हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। अब ये जो शारीरिक और लैंगिक परिवर्तन जो बच्चों में होते हैं, ये बायोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस जो बच्चों में होते हैं, किशोरों में होते हैं, इससे उनकी पहचान पर क्या असर पड़ता है? किशोर अवस्था में बहुत तेज़ी से होने वाले चेंजेस के कारण जो पेरेंट्स होते हैं और जो समाज होता है, उनकी बढ़ती अपेक्षा यानी कि वो एडोलेसेंस एज में बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। इसके कारण किशोर जो एडोलेसेंस होते हैं, वो अपने आप को सबसे अलग समझने लगते हैं और वे अक्सर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तेज़ी से उनकी फिज़िकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, जिसके कारण उनकी हाइट बढ़ रही होती है, उनका वेट अचानक से बढ़ जाता है, जिसके कारण लड़कियों को लगने लगता है कि वे मोटी हो रही हैं। और लड़के अपनी बदलती आवाज़, अपनी दाढ़ी मूँछों के कारण डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। चेहरे पर पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, मुहासे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन और अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण ये एक चिंता का विषय बन जाता है एडोलेसेंस एज में। लड़कियों में मेनार्की की जब शुरुआत होती है, पीरियड्स जब शुरू होते हैं, तो उनको ये जो क्रिया है, जो पीरियड्स का समय होता है, ये बहुत ही कष्ट देने वाला होता है, यानी कि उनको बहुत ही तकलीफ़ देने वाला होता है और उनको ये लगता है कि हम इसके यूज़ टू हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे और एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, जिसके कारण उनको स्ट्रेस फ़ील होने लगता है। और कई बार होता है कि पेरेंट्स घर में जो पाबंदियाँ लगाते हैं, जैसे अब तुम बड़े हो गए हो, इसके कारण बच्चे में हीनता की भावना का विकास होता जाता है और किशोरों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अब बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़कर एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। हमारे समाज में यानी कि हमारी कंट्री में आजकल भी ऐसा हो रहा है कि माता-पिता अपने बच्चों को उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, किशोर अवस्था में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। क्योंकि हमारे समाज में समझा जाता है कि इन चीज़ों के बारे में बात करना उचित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं या बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो उनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से बच्चे कई बार गुस्सैल हो बन जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव एटीट्यूड बनता चला जाता है और वो कई बार इसी कारण से गलत राह पर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती, उनसे इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, उनको किसी ने भी गाइड नहीं किया। शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, उनके यूज़ टू होने के समय तक किशोर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस एज में पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए गाइड करें। नेक्स्ट इज़ सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ कई सामाजिक यानी कि सोशल कल्चरल चेंजेस भी आते रहते हैं। जैसे आपका समाज बहुत हद तक आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ किशोरों की सामाजिक प्रक्रिया की योग्यता में भी यानी कि दूसरों के साथ सोशली बिहेवियर में भी बहुत सारे
चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो एडोलेसेंस होते हैं वो सामाजिक गुणों को भी धारण करते हैं, जिनके द्वारा समाज में यानी कि सोशली उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है और उनको सम्मान दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण या सामाजिक विकास भी कहते हैं। सामाजिकरण इज सोशलाइजेशन एंड सामाजिक विकास इज सोशल डेवलपमेंट भी हम कहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किशोर के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? एडोलेसेंस जो एज होती है उसमें शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज की अलग अलग वर्गों की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि हमारे इंडियन जो कल्चर है, हमारा भारतीय जो समाज है, उसमें प्यूबर्टी के साथ लड़कियों पर कई प्रतिबंध यानी कि एडोलेसेंस एज में लड़कियों पर कई प्रकार की रोक टोक लगा दी जाती है, बल्कि लड़कों को इस समय में पहले की तरह ही छूट प्राप्त होती है, उनको पहले की तरह ही फ्रीडम प्राप्त होती है। इसी प्रकार एंटरटेनमेंट करियर संबंधी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें लड़कियों के लिए वो फील्ड्स उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले के समय में नर्सिंग जो फील्ड है, जो डॉक्टर्स की जो लाइन है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। पुलिस की जो लाइन है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। पुलिस का जो करियर है उस फील्ड में जाने के लिए लोग मना करते थे, क्योंकि ये मेल डोमिनेंस जॉब्स मानी जाती थी पहले। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो कॉल सेंटर्स में या किसी प्राइवेट फर्म में जिनमें नाइट शिफ्ट होती है, उनमें अपनी लड़कियों को अलाउड नहीं करते हैं करियर बनाने के लिए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो अलग अलग समुदाय होते हैं उनके कारण भी किशोरों और किशोरियों की जो पहचान होती है उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। जैसे जो अमेरिकी सभ्यता है या अमेरिकन कल्चर है, उसमें बच्चे किशोर अवस्था में आत्मनिर्भर होने बच्चों से किशोर अवस्था में आत्मनिर्भर होने की एक्सपेक्टेशंस की जाती है। जैसे वो अपने परिवार से अलग होकर घर बसाएं, यानी कि वो अपने लिए खुद अर्न करना शुरू करें, अपनी आजीविका अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न करना शुरू करें, अपने आप अपना खर्च चलाना स्टार्ट करें, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट भारतीय संस्कृति में क्या होता है, किशोर अपने माता पिता अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और काफ़ी हद तक वो अपने परिवार के कंट्रोल में भी रहते हैं, यानी कि अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं और बड़े होने के बाद भी इवन आफ्टर मैरिज भी वो अपने परिवार से अलग नहीं होते हैं। हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ में भी एडोलेसेंस में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे जहां आज भी ऑक्यूपेशन के कोई विशेष ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, वहाँ एडोलेसेंस यूजुअली अपने जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस होते हैं उन्हीं से जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसान का बेटा है तो किसान ही बनेगा और वो अपनी जिम्मेवारियां धीरे धीरे संभालने लग जाते हैं। एक और चीज़ हमने देखी है अपने भारतीय समाज में कि खुलकर बच्चों से बात नहीं की जाती है, या हमारे यहाँ पर ऐसी संस्कृति नहीं है कि किशोर अपनी बात अपने बड़ों के सामने रख सके। जैसे हमने देखा है कि जब विवाह की एज हो जाती है, यानी कि जब मैरिज की एज हो जाती है और किसी लड़की से या किसी लड़के से पूछा जाता है कि आपकी शादी आप किससे शादी करना चाहते हैं, तो उसमें कहा जाता है मैं चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा ही मेरी शादी करें, बजाय इसके कि हमें हमारे परिवार में मम्मी पापा शादी तय करते हैं, यानी कि वो सपोर्ट करते हैं बच्चे भी इस चीज़ को कि मेरी मैरिज जो है वो मेरे मम्मी पापा की मर्जी से होगी। परिवार पहचान बोध के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अभी हम पढ़ रहे हैं, परिवार कैसे प्रभावित करता है। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं किसी परिवार से, यानी कि आपको छोटी छोटी उपलब्धियों पर, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे आपको लोग प्रेज करते हैं आपकी फैमिली में, तो आप एक पॉजिटिव सेल्फ को डेवलप करते हैं। इसके अलावा
अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर टोका जाता है, सही सलाह देने पर या सही कार्य करने पर भी टोका जाता है, तो आप एक नेगेटिव सेल्फ डेवलप करते चले जाते हैं। उसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल वो भी आपका समाज का ही एक पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। यूजुअली किशोर क्या होते हैं, अपनी स्वीकार्यता, अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी एक्सेप्टेंस को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। इसलिए इस समय में ज़रूरी है कि आप सही मित्रों का यानी कि सही फ्रेंड्स का चुनाव करें, जो आपके को एक पॉजिटिव सेल्फ डेवलप करने में मदद कर सके। नेक्स्ट इज इमोशनल चेंजेस, भावात्मक परिवर्तन। किशोर अवस्था के दौरान जो एडोलेसेंस होते हैं बहुत सारे इमोशनल चेंजेस से गुजरते हैं, क्योंकि उनके शरीर में फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण वो स्ट्रेस फील करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है, इसलिए वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडोलेसेंस के चेहरे पर जब पिंपल्स आ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि उनके आसपास से गुजरने वाले या उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उसके चेहरे के पिंपल्स को ही नोटिस करता है, यानी कि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को लेकर। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हर एडोलेसेंस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे एक लड़का जिसके चेहरे पर उसकी उम्र के अन्य लड़कों की बजाय ज़्यादा बाल नहीं है, उसे यह बड़ा अटपटा सा लग सकता है। जबकि कई किशोर ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसी कोई सिचुएशन से, यानी कि उसके चेहरे पे बाकियों की कंपैरिजन में कम बाल है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। किशोर अपने शारीरिक रूप को लेकर इस टाइम पे बहुत अलर्ट होते हैं, जिसके कारण वो इमोशनली स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है, वही अटेंशन का केंद्र बिंदु है, हर कोई उसी पर ध्यान दे रहा है। किशोरों की इस अवस्था में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, यानी कि अप एंड डाउन उनके मूड स्विंग्स होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी ही इमोशनल हो जाना। तो इस समय में ज़रूरी है कि जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, इमोशनली आपको सपोर्ट करें, तभी आप इस एज को स्मूथली, इस पीरियड को स्मूथली पार कर पाएंगे। नेक्स्ट इज संज्ञानात्मक परिवर्तन, कॉग्निटिव चेंजेस। कॉग्निटिव चेंजेस कौन कौन से हैं? आयु बढ़ने के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी बुद्धि का भी विकास होता जाता है, ये आप सब जानते हैं। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर माइंड, आपकी बुद्धि के विकास से रिलेट करता है कॉग्निशन। कॉग्निटिव जब मैं बोलती हूँ तो मैं आपके ब्रेन की बात कर रही हूँ, यानी कि आपकी बुद्धि के विकास की बात कर रही हूँ। जैसे हर मनुष्य की, हर इंसान की मेमोरी, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग यानी कि तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। किशोर अवस्था में यूजुअली ये देखा गया है कि बच्चे हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले ज्ञानात्मक परिवर्तन, सिस्टमैटिक थिंकिंग, सुव्यवस्थित सोच विचार। किशोर अवस्था में यानी कि एडोलेसेंस एज में किसी भी समस्या को हल करने के लिए सिस्टमैटिक वे में सोच विचार करते हैं। जो एडोलेसेंस होते हैं वो सिस्टमैटिक वे में सोच विचार करते हैं। वे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन को पहले अरेंज करते हैं, उनको जोड़कर कुछ समीकरण यानी कि कुछ थ्योरीज बनाते हैं और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी एडोलेसेंस से पूछा जाए कि आज स्कूल में उसने क्या पढ़ा, तो वह उसको सिस्टमैटिक वे में पहले अरेंज करेगा, यानी कि फर्स्ट पीरियड से वो स्टार्ट करेगा और उसके परिणामों को भी सोच सकता है। जैसे कि कहीं बाढ़ आने पर एडोलेसेंस बाढ़ के दुष्परिणामों के साथ साथ बाढ़ के कारणों का भी विश्लेषण कर
सकते हैं, यानी कि वो सिस्टमेटिक वे में सोचने की क्षमता रखते हैं। काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क, रीजनिंग इन इमेजिनरी सिचुएशन, एडोलेसेंस इमेजिनरी सिचुएशन का विचार करके उनके विषय में अपने तर्क यानी कि अपने आइडियाज़ आपके सामने प्रेजेंट करने में सक्षम होते हैं। वह अवास्तविक समस्याओं के विषय में सोचकर उनका तर्कपूर्ण उत्तर देने में भी सक्षम होते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का वो आपको एक सही आंसर देने के लिए अपनी इमेजिनरी स्किल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं बम विस्फोट की दुर्घटना यानी कि बम ब्लास्ट की अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो अपने विचार प्रकट करते हैं और वहाँ पर उपस्थित वहाँ वास्तविक रूप से वहाँ उपस्थित न होते भी वहाँ की सारी जानकारी निपुणता से वह दे सकता है, यानी कि वो आपको बता सकता है क्या हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशंस के द्वारा वो आपको ये सब कुछ बता सकते हैं। इमेजिनेशन उनकी बहुत ही हाई लेवल पे होती है। तो इमेजिनेशन जब आप पढ़ते भी हैं तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स चलती रहती हैं, इमेजेस चलती रहती हैं। तो ये एडोलेसेंस एज है जिसमें आप इमेजिनरी सिचुएशन में रीजनिंग देना यानी कि तर्क वितर्क करना सीख जाते हैं। काल्पनिक निगमनिक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, किशोर किसी भी समस्या के विभिन्न संभावित हल निकालने की क्षमता रखते हैं। उसके विचार रियलिटी से हटकर संभव तथ्यों के बारे में सोचते हैं, यानी कि रियलिटी से हटकर कुछ और भी कुछ हो सकता है उसके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि वो तर्कपूर्ण ढंग से हर संभव विकल्प का विचार कर निर्णय लेना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि खिड़की का कांच टूटा हुआ पाया गया तो बच्चे सोचेंगे कि कब केवल पत्थर मारकर ही कांच तोड़ा गया होगा, लेकिन जब किशोर अवस्था में आप आते हैं तो आप बहुत सारे कारण निकाल लेते हैं कांच टूटने के। फॉर एग्जाम्पल, तेज हवा या आंधी के आने से, बिजली के गिरने से भी टूट सकता है, तेज आवाज़ या तेज वाइब्रेशन से भी कांच टूट सकता है। इस एज में बच्चे हाइपोथेसिस बनाने लगते हैं, यानी कि परिकल्पनाएं करने लगते हैं। इमेजिनेशन उनकी बहुत हाई होती है और ऐसी स्थितियों में वो विचार करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। एक ही सिचुएशन के बहुत सारे रिजल्ट सोच सकते हैं इस एज में बच्चे, जैसे कि कहीं बाढ़ आने पर बाढ़ के दुष्परिणामों के साथ साथ बाढ़ के कारणों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। लास्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म मूल्यांकन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर स्वयं में रुचि लेने लगते हैं। जब वो इमोशनल होने लगते हैं तो वो अपने आप में रुचि लेने लगते हैं। वो अपना मूल्यांकन यानी कि अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने गुणों को, अपने दोषों को, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में जो एडोलेसेंस होते हैं उनके साथ प्रत्येक वस्तु, स्थिति और व्यक्ति को अपने भी वो पूरी तरह से विश्लेषण करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड्स के साथ वो रहते हैं तो फ्रेंड्स का भी विश्लेषण वो करने लगते हैं अपने साथ साथ। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।